ये जो भारत के नागरिक होने का सम्मान और अधिकार वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और उनके संविधान ने दिया है। ये देश मजबूती से उनके रास्ते पे चल रहा है। बाबा साहब हमेशा अमर रहे, उनके विचार, उनके ख्यालात, क्योंकि वो इंसान के बारे सोचते थे, वो इंसान के जिंदगी के बारे सोचते थे। वो ऊंच नीच और ये वो सब चीज के बारे कभी नहीं सोचा। उन्होंने सबको एक रास्ते पे लाकर रखा और यही हमारे देश की काट है और इसी रास्ते पे हम लोग हमेशा चलते रहेंगे। आरक्षण की बदौलत पूरा भारत समाज पिछले 75 वर्ष से मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम पिछले 14-15 साल में देख रहे हैं कि आरक्षण को एक प्रकार से कागज पर रखा गया है, इसको दरकिनार किया गया है। लेकिन फिर से एक बार इस आरक्षण को, ये जो खासगी जो है जिसको हम प्राइवेटाइजेशन बोल रहे हैं, इस प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से खत्म कराने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। नागपुर का ये संविधान चौक है। संविधान चौक पर आज बाबा साहेब को उनके महाप्रयाण दिवस पर अभिवादन करने जो लोग पहुंचे हैं, उनकी भावनाओं से आपको जोड़ते हैं। आपको बताएं कि बाबा साहेब का जो कार्य है वो केवल भारत के ही दायरे में आता है ऐसा नहीं है, वो पूरे विश्व में उसका प्रभाव मिलता है। और आज ऐसे विश्व रत्न को अभिवादन करने यहाँ लोग पहुंचे हैं। आज सब देशवासियों को जो महासागर, उन्होंने जात पात कुछ नहीं देखा, ऐसे हमारे डॉक्टर परम पूज्य भीमराव जी अम्बेडकर। पर एक बात यही है कहने वाली, बाबा साहेब के अगर सब नेता लोगों ने अगर विचार सुन लिए, उनके विचारों पर चले, तो कोई जात पात कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि बाबा साहेब ने जो काम करा है ये हर किसी के लिए करा है, कोई भी जात पात नहीं थी उसमें। और जो संघर्ष करा है, माँ रमाई ने जो उनको एक अपना जीवन दान, एक अपना पूरा परिश्रम उनको बाबा साहब को दिया है कि आप समाज के लिए आगे बढ़ो, मैं दुख सहने को तैयार है। पर आज जो बाबा साहब ने हमारे लिए करा, ना कोई नेता ने करा, ना कोई करेगा। ये बाबा साहब ने जो नींव डाली है, आज 75 साल हो गया बाबा साहब को निर्माण के लिए। और बाबा साहब का जो प्रयास था भारत बौद्ध में, अगर हम उनके बावलों पे वो चल रहे, एक दिन ऐसा होगा पूरा भारत बौद्ध में होगा। हम एज अ भारतीय यहाँ पर आए हैं, भारत के नागरिक होने के नाते आए हैं और ये जो भारत के नागरिक होने का सम्मान और अधिकार वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और उनके संविधान ने दिया है। ये देश मजबूती से उनके रास्ते पे चल रहा है। बाबा साहब हमेशा अमर रहे, उनके विचार, उनके ख्यालात, क्योंकि वो इंसान के बारे सोचते थे, वो इंसान के जिंदगी के बारे सोचते थे। वो ऊंच नीच और ये वो सब चीज के बारे कभी नहीं सोचा। उन्होंने सबको एक रास्ते पे लाकर रखा और यही हमारे देश की काट है और इसी रास्ते पे हम लोग हमेशा चलते रहेंगे। और आज उनके परिनिर्वाण दिन के दिन हम उनको अभिवादन करते हैं। संविधान कभी भी खतरे में नहीं रह सकता। जब तक हमारे अंदर भारतीयता जिंदा रहेगी, तब तक हम संविधान को हिलने नहीं देंगे। ये यहाँ पर हर इंसान आने वाला है, विवेकवादी बने और विवेक से जिए, यही हम संदेश देना चाहते हैं। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये बताती है कि हर इंसान अंधश्रद्धा मुक्त हो और पूरा भारत देश अंधश्रद्धा मुक्त हो, नशा मुक्त हो। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है शिक्षा का, वो शिक्षा का अधिकार से हम लोग जो शिक्षा में परिवर्तन बच्चों के माध्यम से लाना चाहते हैं, और बच्चों के माध्यम से हम हर स्कूल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें जो संविधान की प्रास्ताविका में जो सारे न्याय, स्वातंत्र, समता ये जो बात बताई है, बच्चों को हम ये शाला के माध्यम से उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। और जितना भी अच्छा काम हम बाबा साहब के जो संविधान में लिखा है उसका पालन करते हुए हम सभी विद्यार्थियों को सभी शाला में दे रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है बहुत बेकार पॉलिसी है कि जो अभी हर साल नए नए रूल आ रहे हैं कि अभी 20 हम जिला परिषद के हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचर हैं, तो वो बोल रहे कि पहले 20 जहाँ पर संख्या है वो स्कूल हम बंद करना चाहते हैं, उसके ऊपर रहेंगी तो रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण जो विद्यार्थी है, पालक है, इन पे बड़ा बुरा असर होगा। और एक शिक्षा का खाजगीकरण करना चाहते हैं। इसके लिए हमने सभी संगठनों ने महाराष्ट्र में 9 तारीख को मोर्चा का आयोजन किया है कि ये पॉलिसी जो है ये बड़ी घातक है और एक घातक पॉलिसी को समाज से भी विरोध होना चाहिए। इसलिए ये आंदोलन में अभी हमारे साथ धीरे धीरे पालक वर्ग भी जुड़ रहा है और रास्ते का आंदोलन करना बहुत जरूरी हो गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने संविधान दिया है अपने को, वो संविधान का पालन करना चाहिए। वो संविधान का पालन, समता, प्रतिष्ठा, इससे अपन रहेंगे तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे।
इससे शिक्षा भी उचित हो जाएंगी और शिक्षा का जो मूल्य है वो बढ़ते जाएगा. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना आम्ही अभिवादन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. संघटनेच्या वतीने या 20 मध्ये जे नवीन पॉलिसी आलेली आहे ही नवीन पॉलिसी फार घातक आहे. या सरकारला गरिबांना शिक्षण द्यायचं नाही, फक्त साक्षर करायचं आहे. त्यासाठी आम्ही ही नवीन शिक्षण प्रणाली जी आलेली आहे या शिक्षण प्रणालीच्या विरोधात आहोत. ये बाबा साहेब की सोच से कितना मेल खाती है? हाँ, ये बाबा साहब के सोच से इतना विरोधक है कि भारतीय घटना जो स्वातंत्र्य समता और बंधुत्व न्याय के तत्व से बाबा साहब ने जो कोटि कोटि जनता को समाज को आगे बढ़ाने का जो सोच रहा है, लेकिन ये सरकार सब इसके विरोध में है. स्किल नहीं बढ़ेगा, गरीबों का बढ़ना च नहीं है. सब बड़े लोग हैं वो बड़े बड़े हो रहे हैं और गरीब बेचारा वो गरीब ही हो रहा है और गरीब जनता जो है, जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे नहीं. बाबासाहेबांनी दिलेला संदेश शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा हा मंत्र खऱ्या अर्थाने आंबेडकर चळवळीने आत्मसात केलाय. संपूर्ण समाजाने आत्मसात केला. आज बाबासाहेबांच्या विचाराशिवाय पर्याय नाही आणि आरक्षण असो कुठलाही विचार असो शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येक माणसाला स्वतंत्र अधिकार दिलेत आणि त्या अधिकाराचा पालन आज संपूर्ण देशामध्ये होत आहे. जगामध्ये आज बाबासाहेबांच्या विचाराशिवाय पर्याय नाही असा विचार बाबासाहेबांनी दिला आहे आणि आज नवीन पिढीला सुद्धा बाबासाहेबांच्या विचाराशिवाय पर्याय नाही. नवीन पिढी घडवायची असेल, विकास घडवायचा असेल तर बाबासाहेबांच्या विचाराशिवाय आज पर्याय नाही असा मोठा विचार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने या संपूर्ण जगाला दिला. बाबा साहब का जो जीवन है उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए अर्पण कर दिया. जो बाबा साहब का सपना था कि बाबा साहब ने जो एक संविधान दिया था कि इसके ऊपर पूरा भारत या विश्व काम करेंगे, लेकिन हम चाहते कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकारें है, तो वो बाबा साहब के संविधान को लागू न करते हुए अपना वो एजेंडा चालू रखती है. हमको लगता है कि बाबा साहब ने हमको दिया बहुत सारा, लेकिन ये सोचने से नहीं चलेगा. अभी श्रमिकों के लिए, सबके लिए हमको संगठित होना पड़ेगा और बाबा साहब का जो सपना है वो एकजुट होकर इन मनुवादी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में हमको लड़ा देना पड़ेगा. और जो भी हमको मिलने का है ऐसी नहीं मिलेगा, हमको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा. देखिए बाबा साहब यदि होते तो बाबा साहब ने देखा रहता कि ये मैंने तो मेरा सपना अलग था, मैंने तो वो सपना देखा था, लेकिन अभी मैं देखता हूँ तो ये समाज जब तक जो मैंने शुरुआत की थी उसके कहीं पीछे चला गया है. क्योंकि क्या हो गया, कुछ लोगों को लगता सिर्फ बाबा साहब का नाम लेके अपनी रोजी रोटी सेको, लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला है. बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा और लड़ाई देना पड़ेगा, तभी हम हक की लड़ाई अच्छे से स्वाभिमान से जी सकेंगे. संविधान असेंबली में जब बाबा साहब ने आरक्षण की बात रखी तो उस समय में एक ही मुद्दा था कि जो इस भारत समाज में अस्पृश्यता थी, उस अस्पृश्य वर्ग को आगे आने के लिए और भारत की मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब ने संविधान के सभी सदस्यों को विश्वास में लेकर आरक्षण का प्रावधान रखा था. आज के समय में आरक्षण एक अलग चीज हो गई है. आरक्षण की परिभाषा जो संविधान सभा में रखी गई थी, उसका जो विषय है, उस आरक्षण की परिभाषा को आज एकदम से अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. बाबा साहब अगर आज होते थे तो उस आरक्षण की परिभाषा को वैसे ही लागू करते थे जैसे संविधान सभा में लागू हुआ था. लेकिन आज आरक्षण को एक प्रकार से गरीबी हटाओ का मुद्दा आगे बनाकर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो 10% दिया गया है उसी का एक नतीजा है. लेकिन ये जो आरक्षण हमें मिला हुआ है, इस आरक्षण की बदौलत पूरा भारत समाज पिछले 75 वर्ष से मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहा है. लेकिन हम पिछले 14-15 साल में देख रहे हैं कि आरक्षण को एक प्रकार से कागज पर रखा गया है, इसको दरकिनार किया गया है. लेकिन फिर से एक बार इस आरक्षण को, ये जो खासगी जो है जिसको हम प्राइवेटाइजेशन बोल रहे हैं, इस प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से खत्म कराने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है. सत्ता में भागीदारी ये आवश्यक है. सत्ता में भागीदारी का मतलब होता है कि हमारी प्रगति हो, हमारी मतलब समाज की प्रगति हो, देश की प्रगति हो. और इस वक्त यदि बाबा साहब होते तो आज सत्ता में दलितों का, कुचलों का, पिछड़ों का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व होता, क्योंकि बाबा साहब के इतनी दूरदृष्टि और व्यापक बुद्धि मतलब आज के इसमें हमें राजकारण में कभी दिखती नहीं है. इस वक्त क्या करना होगा? इस वक्त क्या करना होगा? इस वक्त हमें हमारे समाज को संगठित होना होगा और इंडिविजुअल प्रगति के साथ में सामाजिक प्रगति की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा. भारत का संविधान और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जो
अपने को एक अमूल्य ठेवा दिया है, उसका जतन करना और उसके साथ भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाना, यही मैं मेरे तरफ से और बानाई संघटना की तरफ से आदरांजली व्यक्त करता हूँ। आज आम्ही बाणाई या सामाजिक संघटनेतर्फे या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी अभिवादन करायला इथे एकत्र आलेलो आहेत। ह्या ठिकाणी सगळा जनसमुदाय उसळलेला आहे। आपण या दिवशी बाबासाहेबांची शिकवण सगळं आपल्या अंगीकारून आणि त्यांना जसं अभिप्रेत होतं, आपलं त्यांनी जे संविधान आपल्याला दिले, जे अधिकार दिले, त्यानुसार आपण कार्य करत राहावं आणि त्यांची शिकवण आपण आपल्या अंगी बाळावी। आणि शिक्षण, जसं बाबासाहेबांनी म्हटलं की शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जो कोणी प्याला तो डरकल्याशिवाय राहणार नाही, तर त्या दिशेने आपण वाटचाल करायला पाहिजे। आपण समाजाचं काहीतरी देणं आहे, काही देणं लागतो, हा एक दृष्टिकोन समोर ठेवून आपण बाबासाहेबांची शिकवण अंगीकारायला पाहिजे। मेरा मत ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है और जो कलम 16 डाली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सामाजिक जो मागासलेपन था उसके आधार पर डाली हुई है। इसलिए क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया ये समाज को लग नहीं सकता है, ये मेरा स्पष्ट ये है। और क्रीमी लेयर का और जो उपवर्गीकरण का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप जाइए, एक परसेंटेज निकले, एक रिसर्च हुआ है कि अम्बेडकरी समाज में जो भी शिक्षण के आधार पे आगे गए हुए लोग हैं वो बहुत निग्लिजिबल लोग हैं। अभी भी बहुत सारा समाज है कि जो अभी भी उसके इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए मैं उपवर्गीकरण का भी समर्थन नहीं करूंगा और क्रिमिनल का भी समर्थन नहीं करूंगा। हम बोल रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं उसको, उपवर्गीकरण को हम विरोध कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल निर्णय है, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है। अभी तक के सिर्फ कमेटी बनाया है, जब वो करेंगे तब हम लोगों का आंदोलन चलेगा उसके बारे में। आज अगर बाबा साहेब होते तो उनकी भूमिका कैसे होती? बाबा साहब की भूमिका एक ही होती, बाबा साहब कभी भी वो परिस्थिति को देख के निर्णय लेते थे। आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, आरक्षण जो मिला है वो संधि है, लेकिन जहाँ जब तक के ये डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, मानसिकता लोगों की बदलेगी नहीं, तब तक के आरक्षण की जरूरत है, आज भी जरूरत है। हमारे जो संगठन है ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉय परिषद जयमूर्ति की, वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी 100% FDI ला रहे हैं, जिससे जो हम कर्मचारी है, जो श्रमिक है, जिससे प्राइवेट सेक्टर को इसका लाभ मिलेगा। और बाबा साहब ने जो कानून बनाया है कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए, बहुत अच्छा कानून था और उसमें अमेंडमेंट किया गया है, ये घातक है श्रमिक और कामगारों के लिए। मैं भारतवासियों को, तो इस पर क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं सभी भारतवासियों को एकजुटता होकर इस अमेंडमेंट के बारे में एकजुटता होकर इसका विरोध करना चाहिए, जिससे श्रमिकों का और कामगारों का आने वाले दिनों में लाभ हो सके। कि बाबा साहब ने जो अपने जीवन के आखिरी समय में, मतलब आखिरी फेज में ऐसा बोले हम, तो उस फेज में बुद्धिज्म दिया है हमको, भारत के सभी लोगों को। तो वो उसके जो मूल्य है वो बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के वो कदम उठाया था। तो उसके जो मूल्य, बुद्धिज्म के मूल्य, वो जब तक हम जो है, हम सब लोग अपने आचरण में नहीं लाएंगे तो अदरवाइज वो मूल्य उसी पे रहेंगे, कागज पे रहे जैसे मूल्य रहेंगे। जो संविधान में भी वो मूल्य है, स्वतंत्र, समता, बंधुता के मूल्य है। और हमारा जो भाईचारा है, आज हम देखते हैं कि बहुत ही बुरी तरह से जो है वो डिस्टर्ब हो गया, पूरा भारत का फैब्रिक जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। तो ये जो संवैधानिक मूल्य है, इनको प्रस्तापित वापस हमें करने की जिम्मेदारी हमारी भारतीयों की है। और हमारे पर्टिकुलरली जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो जिनका बाबा साहब के फिलॉसफी में विश्वास है, उनकी ये जिम्मेदारी है। जब तक लोग जो है वो पाली भाषा को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, तब तक हमने जो है वो पाली भाषा के जो भावार्थ है वो हमने साथ साथ में बताना चाहिए। मतलब पाली भाषा के साथ साथ उसको मराठी में या जो भी भाषा समझती है भारतीयों को, उस भाषा में भी बुद्ध के तत्वों को हमने बताते रहना चाहिए, ताकि जो है वो उसका जो असर है वो हो। नहीं तो सिर्फ अगर हम सिर्फ पाली भाषा में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मेलिटी जैसे हो जाएगा कि जैसे हम त्रिशरण पंचशील को करते हैं, लेकिन उसमें वो भावना नहीं है। समझो, अगर हम वो भावना से नहीं करते हैं तो भावना तभी होगी जब हम उसको, उसका गहन अर्थ समझेंगे। जब हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो जैसे अभी हम लोग मतलब जो प्रोग्राम्स लेते हैं अपने तौर पे करते हैं, तो वहाँ पे हम जो है पाली भाषा के साथ में
ये मराठी में भी भाषांतर करके बताते हैं उस चीज को, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि पाली भाषा का इसका ये अर्थ है, ये शब्द का ये अर्थ है, और उसकी जो इफेक्ट है वो लोगों तक पहुंच पाए। क्या इसके प्रशिक्षण के प्रोग्राम होने चाहिए, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल होने चाहिए। पाली भाषा के प्रशिक्षण के प्रोग्राम तो बहुत ही जरूरी है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि हर एक ने, जो भी बुद्धिस्ट है, उसने पाली भाषा सीखना ही चाहिए। महामानव ने मानव कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने पूरे जीवन में संघर्ष किया और मानव की मुक्ति का काम किया है, मैं उन्हें अभिवादन करता हूं। और जिस संविधान के माध्यम से लोकशाही मूल्यों की रक्षा अभी तक के हमने देशवासियों ने उनके विचारों के आधार पर की है, आज वही संकट में है, तो हमें बाबा साहब का विचार आगे बढ़ाते हुए संवैधानिक मूल्य और लोकशाही के संरक्षण के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये मेरा इसका क्या रोड मैप हो सकता है इस काम को करने का? इस पे जन जागृति ही करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। लोग धर्मांध होते जा रहे हैं, भावनिक होते जा रहे हैं। धर्म के आधार पर जिस तरीके से इस देश में राजनीति चल रही है, वो राजनीति संविधान के अनुरूप नहीं है, बाबा साहब के विचारों के अपेक्षा अनुरूप नहीं है। आज का जो संकल्प दिन है, तो इस संकल्प दिन के उपलक्ष्य में मैं हर साल एक संकल्प लेती हूँ। आज का संकल्प मुझे यही रहेगा कि बाबा साहब ने जो इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए धम्म का आचरण, तो मैं आचरण के ऊपर ही काम करती हूँ। जो 5 पंचशील है, सबसे पहले तो मैं पालन करूँ, मेरे परिवार को पालन करने के लिए प्रवृत्त करूँ, उस मार्ग पर चलने के लिए। और जब मैं और मेरा परिवार दिखेगा तो मेरे पास पड़ोस के लोग भी दिखेंगे। आज मैंने ये बताते हुए मुझे बहुत स्वाभिमान लग रहा है कि मैं एक साकोली के पास में एक चेटुरे परिवार है, वो बिलोंग यानी जाति व्यवस्था में कुंभी समाज से आते हैं और धर्म बोले तो हिंदू धर्म को मानने वाले। लेकिन वो जब से अभी 2-3 महीने से मेरे संपर्क में आए और उन लोगों से चर्चा करते करते उन लोगों ने स्वयं ने, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने स्वयं ने अपने घर के जो विकलांग लोग थे, जिन्हें देवी देवता बोलते हैं, वो स्वयं ने उन्होंने बाहर निकाले और सिर्फ बाबा साहब को अपने यहाँ रखे। तो बाबा साहब के विचार ही इस देश को प्रबुद्ध बना। उन्होंने सभी शोषित पीड़ित को बाहर निकालने का जो कार्य किया, आज भी कोई भूल नहीं सकता। इसलिए आज सभी लोग शोक मग्न हैं और बाबा साहब के विचारों की चलने का आज भी प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब के विचारों का प्रयास करने से ही, उनके रास्ते में चलने पर ही ये भारत महासत्ता बन सकता है, ऐसा हमारा दावा है। और यही महाराष्ट्र ऑफिसर फोरम की आज हम बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन करते हैं। स्वातंत्र्य बंधु भाग दिला संविधानाने, संविधानाने करक्षिणी पूजने को बहुत पाव है मगर गौतम जैसे पाव नहीं। अरे दुनिया में गांव बहुत है पर महू का जैसा गांव नहीं। 9 करोड़ों के सर पर जो बादल जैसे मंडराई, सच कहता हूँ माँ रमा के जैसी आंचल जैसी छाव नहीं, माँ रमा के जैसी आंचल जैसी छाव नहीं। समता ही जो नाम है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बोला था कि सामूहिक भोजन, इंटरकास्ट मैरिज, ये तो है, लेकिन साथों साथ उन्होंने बहुत ही गहन एक विचार दिया था कि जब तक के शास्त्र, धर्म शास्त्र को उखाड़ कर नहीं फेंकते, तब तक के इस देश में समता प्रस्तापित नहीं हो सकती। इतना तीखा प्रहार बाबा साहब ने किया, जिसका वे भाषण में अपना उल्लेख भी करना चाहते थे, जात पात तोड़क मंडल लाहौर में, जिसके वजह से, जिसकी प्रतियां पहले उन्होंने आयोजकों को दी थी, तो आयोजक डर गए थे कि अगर बाबा साहब जी ने अगर ये लोगों के सामने ये भाषण दिया तो शायद हो सकता है कि इसका विपरीत परिणाम हो। तो बाबा साहब को उन्होंने बड़ी विनती भी की कि बाबा साहब इसमें जो चीजें हैं, जो कटु शब्द है, वो थोड़ा सा आप काट दीजिए। बाबा साहब ने उस समय ये बोला कि उसमें से कॉमा भी मैं नहीं काटूंगा, और बाबा साहब का वो भाषण जो है वहां पर नहीं हो पाया कुछ कारणवश। लेकिन फिर बाबा साहब ने उसका पुस्तक रूपी जो है अपना पूरा भाषण वो छाप के लोगों तक वितरित किया, और जो जाति प्रथा उन्मूलन के नाम से उसका किताब प्रसिद्ध है। तो इसी के माध्यम से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, इस बाबा साहब के महान तत्वों को लेकर हम
आप अभी जो सब क्लासिफिकेशन का जो मुद्दा चल रहा है, जो सम्माननीय माजी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई साहब ने जो विरोधक जो निर्णय दिया, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, एससी का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। एक पीढ़ी को अगर ये लाभ मिला है तो दूसरी पीढ़ी ने नहीं लेना चाहिए, ऐसा उनका ठेठ मानना है, जो कि बहुत ही गलत और असंवैधानिक पद्धति से जो विचार दिया हुआ है, न्याय दिया हुआ है। तो उसी के खिलाफ, इस कोर्ट के खिलाफ हमने 22 नवंबर को एक परिषद भी ली थी आर्टिकल 341 के माध्यम से, और उसका जो सेकंड जो स्टेज है, ये एक यलगार मोर्चा के रूप में आर्टिकल 341 के माध्यम से 10 तारीख को विधान भवन तक ये पटवर्धन ग्राउंड से हम लेकर जाने वाले हैं। और हम यहाँ से समतल सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर के माध्यम से हम ये यलगार करते हैं कि ये जो सब क्लासिफिकेशन हम कोई भी कीमत पर होने नहीं देंगे। इतने ही विश्वास के साथ आज हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल से अगर एकजुट रहे तो आप एक हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ बाबा साहब के अनुनय में सत्ता की होड़ लगी है। हर आदमी चाहता है कि मुझे सत्ता मिले, और सत्ता मिलने के लिए वो हर प्रकार से प्रयत्न करता है, और ये समाज के अंदर में विभाजन कर वो विभाजन के मातहत सत्ता से दोस्ती कर अपना स्वार्थ करता है। अगर वो विच्छिन्न विषय रहोगे या अपनी ताकत अगर विभाजित रही तो अपन कोई भी हासिल नहीं कर सकते। और बाबा साहब का ख्वाब था कि यहाँ की जो विषम व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ही तूफान फेंकना। तो इसलिए यहाँ के अम्बेडकर ने जो भी है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रिंसिपल से अगर चले और एकजुट हो तो ही ये संभव है, अन्यथा ये मुश्किल है। सबसे पहले तो सामाजिक न्याय विभाग की ओर से बाबा साहब के 70वें जन्म महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मैं अभिवादन करता हूँ। और खास कर जो बाबा साहब जिन्होंने पूरे जीवन के अंत तक समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता के लिए कार्य किया है, और भारत के सभी वर्गों को, जो दुखी है, जिसको पीड़ित है, उन सबके जीवन को सफल अच्छा बनाने के लिए, उसको अच्छा जीवन जीने के लिए बाबा साहब ने पूरा जीवन अर्पण किया। वही कार्य आज पूरे दुनिया में बाबा साहब के अनुयायी करते नजर आ रहे हैं, और भारतवर्ष के पूरे लोगों को उसी के माध्यम से आज सही में एक नई रोशनी मिली है। तो आज मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने जो महान संदेश दिया, समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता का, मानवता का, वही लेकर इस देश को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इस देश को अच्छे से लोग स्वतंत्रता की बात समझ सके, अच्छे से जीवन जी सके। यही बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मेरा संदेश है। मुझे लगता है कि बाबा साहब का पूरा जीवन ही सामाजिक न्याय के लिए था, जिन्होंने शोषित, वंचित, सबको न्याय मिले, सबको समान अवसर मिले, इसके लिए पूरा जीवन बाबा साहब ने अपने हयात में भी किया और बाद में भी अंत तक किया। और वही कार्य बाबा साहब ने इस सामाजिक न्याय विभाग की नींव भी रखी 1932 को, और इसको सही मायने में जब से बाबा साहब ने इस डिपार्टमेंट की स्थापना की, तब से लेकर आज तक सामाजिक न्याय सही मायने में होता आ रहा है। अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि बाबा साहब के जो अनुयायी है, आज खासकर हमारे डिपार्टमेंट के जो माननीय प्रधान सचिव है, माननीय हरजित काबले साहब, और हमारे मिनिस्टर, इन्होंने 1989 से लेकर जो एट्रोसिटी एक्ट बना था, 1989 से लेकर अभी तक बहुत लंबा सफर हुआ है, जिसमें नौकरी देने का प्राविधान था। आज लगभग 850-900 लोगों को नौकरी देने का एक जीआर निकाल कर अभी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से 1989 से लेकर अब तक ये जो एट्रोसिटी एक्ट में पीड़ित जो साथी थे, उनको नौकरी अब मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है। दूसरा एक कार्य जो बाबा साहब के कदम से, बाबा साहब ने जो शिक्षा की संस्थाएं निर्माण की थी, जैसे कि सिद्धार्थ महाविद्यालय, मिलिंद महाविद्यालय, उनको भी 500 करोड़ रुपए देके वो जो स्ट्रेंथनिंग करने का काम किया है, जो लाखों अनुयायी बाबा साहब के उसको नतमस्तक होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इतना बड़ा कार्य सामाजिक न्याय के माध्यम से हो रहा है।
आज फॉरेन एजुकेशन है, बहुत सारी स्कीमें हैं जो सही मायने में बाबा साहब ने जो चीज़ें निर्माण की थी उसको आगे बढ़ाने का कार्य ये सामाजिक न्याय विभाग कर रहा है। स्कॉलरशिप तो मिलती है, सभी बच्चों को मिलती है, शेड्यूल कास्ट में उस तरह से कुछ है नहीं। एक्चुअली वो देखा जाए तो ओबीसी में थोड़ा फंड का थोड़ा दिक्कतें आती है, उसके वजह से वो भी सारे लोग समझते हैं कि भाई ये भी जो है सामाजिक न्याय ही चलाता है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए मुझे लगता है कि कोई दिक्कतें नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, क्योंकि अगर नहीं होता तो एट्रोसिटी एक्ट खत्म होता था। नहीं, उसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? नहीं, अभी जैसे कानून जब से बना है उसके बाद में बहुत सारे प्रयास भी हो चुके हैं। अभी भी इस बारे में जो राज्य स्तरीय कमेटी है, विभाग स्तरीय कमेटियां है, जिला स्तरीय कमेटी है, जो हर महीने उसका रिव्यू लेती है कि क्या इस जिले में चल रहा है, उसके अनुसार पुलिस डिपार्टमेंट को गाइडलाइन देती है। उसके बाद में जो सभी जैसे डिवीजन हेड के जो चेयरपर्सन है, डिविजनल कमिश्नर है, जिला स्तर के हेड है वो जिलाधिकारी है, और ये सारे मिलकर जिले की पुलिस यंत्रणा हो, सामाजिक यंत्रणा हो, जिला प्रशासन हो, इसके बारे में हर महीने में रिव्यू लेता है और उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाता है जिससे प्रवीण हो जाए। हर पंचायत में, जिले में और एसडीपीओ तहसीलदार के इसमें भी कुछ कमेटियां हैं, वो भी हर महीने रिव्यू लेती है और प्रोग्राम लेती है। क्या ये डायलॉग लोगों से होता है? वहाँ पे जैसे कि आप देखते हो कि जैसे कि पंचायत समिति लेवल पे बीडीओ उसका मेंबर है, तहसीलदार मेंबर है, सरपंच उनके मेंबर आते हैं, तो सरपंच को भी अवेयरनेस के बारे में, पंचायत समिति सदस्य हो, जिला सदस्य हो, उनको अवेयरनेस के बारे में ये प्रोग्राम चलाते हैं। उसके लिए सामाजिक न्याय विभाग अलग से फंड भी देते हैं और ये बार बार चलते रहता है, हर साल चलते रहता है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर भी